Continuation to the second video of classical theory of employment. हम पढ़ रहे हैं एग्रीगेट लेबर डिमांड। एग्रीगेट लेबर डिमांड कर्व के बारे में पढ़ रहे हैं। इसको डिनोट करेंगे एग्रीगेट लेबर डिमांड ND इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ यानी सम ऑफ इंडिविजुअल लेबर डिमांड कर्व्स ऑफ ऑल फॉर्म्स। यानी कि जो टोटल इकोनॉमी के अंदर लेबर की डिमांड होगी वो किसके इक्विवेलेंट होगी, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं लेबर हैं उन सब की इंडिविजुअल लेबर डिमांड का जो सम होगा। तो इन सभी फॉर्म्स के अंदर जितना भी इंडिविजुअल लेबर डिमांड के कर्व्स का जो सम होगा हॉरिजॉन्टल समेशन, वो क्या होगा आपका एग्रीगेट लेबर डिमांड। तो अब इनवर्स रिलेशनशिप होगा रियल वेज रेट एंड एग्रीगेट डिमांड ऑफ लेबर के बीच में। मींस कि सीधी सी बात है कि अगर रियल वेज रेट इंक्रीज़ होती है, यानी कि सपोज़ एम्प्लॉयमेंट मिलता है लोगों को और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो क्या करेंगे, वो डिमांड करेंगे और ज़्यादा क्या है वेज रेट, क्योंकि महंगाई बढ़ती है तो कंजप्शन भी बढ़ता है। तो रियल वेज रेट जो होगी यानी कि वो प्रेशराइज़ करेंगे हमारे एम्प्लॉयर्स को कि उनका जो है वो वेजेस को बढ़ाया जा सके। तो अगर रियल वेज रेट जो है वो बढ़ती है तो क्या होगा, आपकी एम्प्लॉयर्स क्या करेंगे, उनकी और लोगों की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत कम होगी। तो एग्रीगेट डिमांड जो है वो और उसका रियल वेज रेट का जो रिलेशनशिप है वो क्या है, इन्वर्स हो जाता है। तो जितना लेबरर्स और ज़्यादा डिमांड करते हैं उतना एम्प्लॉयर्स उतने लोगों को ही दे पाएंगे डिमांड, जो वेजेस हैं एक्स्ट्रा उनको हायर करना वो बहुत क्या हो जाएगा, महंगा पड़ जाएगा। तो डिमांड से हम बात करते हैं, हम डिमांड और प्राइस का क्या है इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। तो उसी तरह से कि जितना ज़्यादा महंगा होता रहेगा वेज रेट उतना ज़्यादा डिमांड ऑफ लेबरर क्या हो जाएगी, वो भी क्या होती जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है। और इस तरह से अगर सप्लाई के साथ उसका पॉजिटिव रिलेशन रहेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा वेज रेट बढ़ेगी तो लोग तो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, आने के इच्छुक होंगे। लेकिन एम्प्लॉयर क्या करेगा, जितना ज़्यादा पे करना पड़ेगा उतना वो कम लोग हायर करेगा। तो ND स्लोप्स डाउनवर्ड लेफ्ट टू राइट इन फंक्शन ऑफ रियल वेज रेट एंड इज इक्वल फंक्शन ऑफ रियल वेज रेट। तो अभी हम डायग्राम देखेंगे उसके अंदर किस तरह से वो स्लोप वर्क करती है। अब सप्लाई ऑफ लेबर, जो लेबरर्स विलिंग है काम करने के लिए गिवन वेजेस के ऊपर, दैट वुड बी नोन एज सप्लाई ऑफ लेबर। अब सप्लाई मोटिवेटेड है यूटिलिटी या सेटिस्फैक्शन, जो मैक्सिमम एक लेबरर को गेन होगा वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, रियल वेज रेट के ऊपर। तो उनकी लेबरर की सप्लाई उस पॉइंट तक होगी जब मार्जिनल यूटिलिटी यानी उनको मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है जो रियल वेज से, वो मार्जिनल यूटिलिटी जो होगी रिसीव्ड इक्वल होगी टू मार्जिनल डिसयूटिलिटी से। मीन्स जब सेटिस्फेक्शन और जो डिसयूटिलिटी है, यूटिलिटी और डिसयूटिलिटी जब इक्वल हो जाएंगी, मतलब जो उन्होंने सफ़र किया ड्यू टू वर्क और सेक्रीफाइस ऑफ लेजर, यानी कि जब वो आरामदायक परिस्थिति में रह रहा है और जब उसको काम करने से सेटिस्फेक्शन मिल रही है, तो डिपेंड करेगा कि ऐसी वेज रेट होनी चाहिए जहाँ पर लेजरर और जो डिसयूटिलिटी थी आपकी और सेटिस्फेक्शन, ऐसी रेट जहाँ पर वो यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, सेटिस्फेक्शन और सेक्रीफाइस लेजरर से जो मार्जिनल डिसयूटिलिटी थी वो इक्वेट हो जाती है। तो वहाँ पर क्या आ जाएगी, वो आइडल सप्लाई आ जाएगी। हम देखें तो वैसे क्या होगा, सप्लाई अगर कम होगी तो क्या होगा, रियल वेज भी कम हो जाएगी, तो उनका पॉजिटिव रिलेशन है। तो सप्लाई ज़्यादा होगी लेबर की तो रियल वेज रेट भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है। या हम यूँ कह सकते हैं रियल वेज जब ज़्यादा होगी तो सप्लाई भी ज़्यादा होगी, और रियल वेज कम होगी तो सप्लाई भी क्या होगी आपकी, कम होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम करना चाहेंगे किस वेज रेट पे, जब उनको ज़्यादा मिल जाएगी, क्योंकि उनको मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सेटिस्फेक्शन वर्क से ज़्यादा मिल रहा है।
तो वो लेजर को तवज्जो नहीं देंगे, और कम होगी तो सप्लाई कम होगी, वो कहीं और काम ढूंढेंगे। तो रियल वेज रेट कैन इंक्रीज, अगर वो इंटेंड करेगी, मीन्स रियल वेज रेट तभी इंक्रीज होगी जब क्या होगा उससे, जब वो इंटेंड करेगा तो सेक्रीफाइस लेबर, यानी कि लेजर जो है आपका, यानी कि ट्रेड ऑफ बिटवीन, वो किसके बीच में एक तरह से वर्सेस है, आपका इनकम रियल वेज और लेजर के बीच में वर्सेस है, वहाँ पर रियल वेज रेट डिटरमाइन होगी कि तवज्जो किसको दे रहे हैं, आराम को या काम को, जिस काम को करने में सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो वो रेट आइडियल होगा जहाँ पर मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ सेक्रीफाइस ऑफ लेजर इक्वेट हो जाएगी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सेटिस्फेक्शन गेन फ्रॉम वर्क। अब हम इसको क्या करेंगे, डायग्राम से समझेंगे, और इस तरह से काम होगा कि तब तक आपका जो है ये ट्रेड ऑफ जो है वो चलता रहेगा जब तक क्या नहीं हो जाएगा, उनमें इक्वेशन जो है वो इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा। इससे डायरेक्ट रिलेशनशिप सप्लाई और रियल वेज के अंदर हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब इसको हम क्या है डिराइव, हाँ जी। अब देखिए इसके अंदर क्या गिवन है, सप्लाई ऑफ लेबर प्रोवाइडेड है और रियल वेज रेट प्रोवाइडेड है। तो अब हम देखें, ओ एक्स एक्सिस पे सप्लाई ऑफ लेबरर है और ओ वाई एक्सिस के ऊपर रियल वेज रेट है, और हम यहाँ पर बात करें वर्क और लेजर, और यहाँ पर रियल वेज रेट। अब हम यहाँ देखें, अब यहाँ पर क्या गिवन है इस डायग्राम में, ये पार्ट ए है और ये पार्ट बी है। IC1, IC2 और IC3 indifference curves हैं, representing the combination of real income, leisure, which gives equal satisfaction to the individual means इन तीन जो आपके पॉइंट्स हैं E1 और E2 जो हैं, ये पॉइंट एक तरह से क्या होगा इक्विलिब्रियम, यानी IC3, IC2, IC1 ये क्या है, ये ऐसे कॉम्बिनेशंस बता रखे हैं कि इन कॉम्बिनेशंस के ऊपर रियल इनकम और जो आपका जो आराम का जो है आपका जो टाइम है आपका वो लेजर, वो क्या होगा इक्वल सेटिस्फेक्शन देगा इंडिविजुअल्स के ऊपर। तो यहाँ पर साथ में आपको क्या दे रखी हैं, ये रियल लाइंस दे रखी हैं, दिस वन W/P यानी कि रियल वेज 1, नॉर्मल 1 एंड 2, ये क्या है आपकी बजट लाइन है। बजट लाइन ये कौन सी है, रियल वेज रेट लाइन्स है। तो द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज़ द रेट एट विच इंडिविजुअल इज़ विलिंग टू ट्रेड ऑफ लेजर फॉर इनकम, यानी ये स्लोप क्या बता रहा है कि इन पोर्शंस के ऊपर एक इंडिविजुअल क्या कर रहा है, यानी कि वो ट्रेड ऑफ यानी इनकम और लेजर के बीच में जो वो इस तरह से सेट कर रहा है ताकि उसको सेटिस्फेक्शन फ्रॉम प्रिवेलिंग रेट्स और लेजर के बीच में जो तादात्म्य है वो क्या है बना पाए। हम यहाँ देखें, कहते जब हमारी जो रियल वेज रेट थी वो क्या थी, ये थी, इतना था आपका इस डायग्राम के अंदर WP। एक इंडिविजुअल प्रेफर्स टू वर्क इस वेज रेट के ऊपर KNR वर्क्स, यानी कि इतना वो क्या काम कर रहा था, इतना KN जो हैं आपके नंबर ऑफ वर्क्स हार्स था वो काम कर रहा था, और जो लेजर था आराम का काम कितना था ON था आर्स। तो आपका जो टेंजेंसी थी इसके ऊपर ई पॉइंट IC1 कर्व के ऊपर इस कॉम्बिनेशन पे, यानी कि लेजर का और वर्क का कॉम्बिनेशन बता रखा है, इस प्रिवेलिंग वेज रेट के ऊपर इतना आराम और इतना काम वो कर रहा था, वो टेंजेंट कहाँ पे हो गया, बजट लाइन के ऊपर IC कर्व जो है वो टेंजेंट हो रहा है ई पॉइंट के ऊपर। इट मीन्स ये क्या बता रहा है, आपका कॉम्बिनेशन ON प्लस NK इज़ इक्वल टू OK जो था वो आपका टोटल वर्किंग आवर्स है जो उस व्यक्ति ने काम किया। जैसे ही रियल वेज इंक्रीज होकर WP से W/P1 हुई है, तो लेबर आर सप्लाइड जो थे बाय द लेबरर इंक्रीज, यानी कि अब जो एक व्यक्ति काम कर रहा था, काम करने का समय इस जब वेज बढ़ी रियल वेज, तो वो क्या हो गया, वो
KN से KN1 हो गया। इट मीन्स, और आपका जो लेजर टाइम था, अगर ये काम का जो आवर्स थे वो इतने हो गए, बढ़ गए हैं, तो जो आराम के घंटे थे वो क्या हो गए, वो पहले ज़्यादा थे तो वो अब ON1 हो गए हैं, वो क्या हैं आपके कम हो गए हैं। इट मीन्स एट हायर रियल वेज रेट। और अगर मान लो हम इससे और भी ऊपर जाते हैं तो इंडिविजुअल लेबरर, अब इस पॉइंट के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर टेंडेंसी कहाँ बैठ रही है, E2 के ऊपर। इट मीन्स कि लेबर सप्लाई आवर इंक्रीज टू KN2। अब जो जितना ज़्यादा सब पैसा मिल रहा है उसको, तो उसके वर्किंग आवर्स अब क्या हो गए, KN से KN1 हुआ, फिर अब KN2 हो गए, और उसका लेजर टाइम जो रिड्यूस होकर कितना हो गया, वो ON2 हो गया। इट मीन्स कि क्या होता रहेगा कि जो रियल वेज एक ऐसा डिटर्मिनेशन फैक्टर होगा कि जितनी ज़्यादा वो बढ़ती जाएगी उतना ज़्यादा वो क्या करेगा, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सेटिस्फेक्शन गेन्ड फ्रॉम वर्क। अब सेटिस्फेक्शन कहाँ से मिल रहा है, आपका काम करके इक्वेट हो जाएगा कहाँ पर, कि पहले लेजर टाइम कितना मिल रहा था, अब मुझे लेजर टाइम कम देना है, मुझे काम ज़्यादा करना है ताकि मुझे ये रियल वेज रेट वो इतनी मिल जाए। तो अब वो क्या था, लेजर जो था, तो वो मार्जिनल यूटिलिटी, डिसयूटिलिटी ऑफ अराइव्ड फ्रॉम लेजर जो था, वो एक इक्वेट इस पॉइंट पे हो रही है जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन रिसीव फ्रॉम वर्किंग, इस रेट के ऊपर सेटिस्फेक्शन फ्रॉम वर्किंग मिल रहा है, और डिससेटिस्फेक्शन ऑफ लेजर जो है वो इतना रह जा रहा है। तो इस पॉइंट पर इस वेज रेट के ऊपर क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम सेट होगा। आराम का समय क्या था, अब कम हो गया। कहते हैं हालांकि अगर हम देखें, अगर एक्सट्रीम हाई वेज रेट हो जाती है तो लेबर की सप्लाई में रिड्यूस बिकॉज लेबर प्रेफरेंस फॉर लेजर इज़ मोर एट हाई वेज रेट। हम कह तो रहे हैं डायग्राम के अंदर कि उसका क्या था, लेजर टाइम रिड्यूस हो गया, लेकिन हम ये बात करें कि जितना ज़्यादा उसको पैसा मिलता रहेगा वो क्या कहेगा, अब तो पैसा मिल ही रहा है तो मैं क्या करूँ, मैं अब आराम ज़्यादा करता हूँ, तो उसकी जो प्रेफरेंस होगी वो लेजर्स की क्या है, ज़्यादा हो जाएगी अगर हम आम तौर पर देखें। बट दिस एक्सट्रीम हाई वेज रेट सिचुएशन इज़ रेयरली फाउंड। जो लेकिन ऐसी वेज रेट की सिचुएशन होती है ना कि उसको और पैसा दे के उससे काम में तवज्जो मांग सके, वो सिचुएशन बहुत कम होती है, क्योंकि इसलिए मान लिया जाता है कि लेबर सप्लाई इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द वेज रेट एंड हैज़ अ पॉजिटिव स्लॉप। तो हम ये मान लेते हैं कि एक्सट्रीम चाहे से पर फ़र्क पड़े या ना पड़े, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ जो हमने डिराइव किया उससे क्या होगा कि लेबर की सप्लाई डायरेक्टली रिलेटेड किसके साथ है, डेरिवेशन में, कि जितना वेज रेट बढ़ेगा उतना वो काम जो करना शुरू कर देगा ना, वो क्या है, आपका वर्किंग आवर ज़्यादा हो जाएंगे, और जितना वेज रेट बढ़ेगा उतनी सप्लाई भी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। बट एक्चुअल में तो हम देखें तो जितना वेज रेट बढ़ेगा तो क्या होगा, डिमांड उतनी एम्प्लॉयर कम करेगा। अब बात आती है फिगर बी की, लेबर सप्लाई कर्व। हम अब यहाँ तो डिमांड बात कर रहे थे किस चीज़ की, कि MU कि किस रेट के ऊपर इक्विलिब्रियम सेट होगा। डिफरेंट वेज रेट के अकॉर्डिंग लेजर और वर्क जिस पॉइंट पर इक्वेट होगा, बजट लाइन पर जहाँ पर इंडिफरेंस का टेंडेंसी ड्रॉ करेगा, हम वो बात कर चुके हैं। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पर सेट होगा, आपको अकॉर्डिंग टू IC तीनों का उसके अकॉर्डिंग बता दिया है। अब हम बात कर रहे हैं सप्लाई कर्व की। लेबर सप्लाई कर्व यानी NS is drawn. It shows that real wage rate and labor supply is directly related. यानी कि ये पॉइंट है E1, E1, E2, ये NS सप्लाई कर्व है। कहते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस वेरियस इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। हम यही बात कर रहे हैं कि अब जैसे जैसे हमने बात क्या की कि अकॉर्डिंग टू द वेजेस रेट, आपका यहाँ पर क्या बता रहा है कि सप्लाई जो क्या होगी, किन किन प्रोपोर्शंस पे कितनी सप्लाई आपकी होगी। तो जो ये रियल वेज रेट और सप्लाई के बीच में जो रिलेशन एस्टैब्लिश कर रखा है वो एक मियरली एजम्पशन के ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट बात आती है एग्रीगेट लेबर सप्लाई। अब हम बात कर रहे हैं इसमें क्या कहता है, एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो होगा कैन बी डिराइव्ड बाय टेकिंग हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल। हमने पहले बात क्या की थी डिमांड के अंदर कि
एनडी कितना था कि नंबर ऑफ जितनी भी फर्म्स में इंडिविजुअल्स जो एम्प्लॉयड थे, तो उन सब फर्म्स का कर्व, इंडिविजुअल लेबरर्स का डिमांड का कर्व, वो क्या था आपका हॉरिजॉन्टल सबमिशन एग्रीगेट डिमांड ऑफ लेबरर था। अब एग्रीगेट सप्लाई ऑफ लेबरर क्या है कि सभी फर्म्स के अंदर जो आपका हर इंडिविजुअल का सप्लाई कर्व्स जो हैं, उन सभी फर्म्स का जो समेशन होगा सप्लाई का, उसका हॉरिजॉन्टल समेशन क्या बताएगा आपका एग्रीगेट सप्लाई ऑफ लेबरर। अब ये आपको बता रखा है, एग्रीगेट सप्लाई डिनोटेड बाय NS इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ रियल वेज रेट। अब बात आती है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट, कॉजेज ऑफ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन लेबर सप्लाई एंड रियल वेज रेट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या कहता है कि with an increase in real wage rate, laborer tend to spend more time on work simply because leisure becomes inexpensive। तो जैसे जैसे रियल वेज क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी, तो इम्पोर्टेंस किसको देगा लेबरर्स, वो काम को तवज्जो देगा बजाय कि आपका आराम करने को, क्योंकि आराम जब उसे महंगा पड़ेगा, क्योंकि जब उसे काम के बदले में पैसा मिल रहा है तो वो वेजेस को ध्यान में देगा और अपना एफिशिएंसी से काम करेगा। ये तो होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। उनके कारण दे रखे हैं कि क्यों पॉजिटिव रिलेशनशिप है वेजेस रेट और लेबर सप्लाई के अंदर, कि वेजेस बढ़ने से सप्लाई क्यों बढ़ती है, क्योंकि वो तवज्जो काम को देना शुरू कर देते हैं, आराम को नहीं। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ये कहता है। इनकम इफेक्ट क्या कहता है कि जब रियल वेज बढ़ेगी तो इनकम अवेलेबल टू इंडिविजुअल लेबर इंक्रीजेस, पैसा उनके पास बढ़ेगा, और जब लेवल ऑफ इनकम में ऑल्सो बी सो हाई दैट इट स्टार्ट जनरेटिंग नेगेटिव इनकम इफेक्ट। कहते हैं अगर ज़्यादा हो गया आपका इनकम होती है तो उससे हो भी सकता है कि आपका जो नेगेटिव इम्पैक्ट शुरू हो जाए, वो लेजरर को टाइम ज़्यादा देना, मतलब कि आराम को टाइम ज़्यादा देना शुरू कर दें, क्योंकि अब उनको पता है कि हमारी इनकम क्या है, ज़्यादा आ रही है। तो ऐसी सिचुएशन में अराइज एक सिचुएशन आ सकती है जब नेगेटिव इनकम इफेक्ट स्टार्ट शेडोइंग द सब्सिडी, कि जो आपका इनकम इफेक्ट का नेगेटिव जो एक साइड होगी ना, कि वो लेजर को तवज्जो दे रहा है, वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को, कि जब हम मान के चल रहे थे कि वो काम को तवज्जो देगा, तो वो ओवर शैडो कर जाएगा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से, क्योंकि हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है कि पैसा मिलते चलो आराम करते हैं। द नेट इफेक्ट ऑफ एन इंक्रीज इन वेज इज़ टू डिक्रीज द वर्क आवर। तो जब नेट इफेक्ट होगा आपका वेज रेट बढ़ने का, वो क्या होगा, वो सेम वही होगा, वर्किंग आवर जो होंगे, काम करने वाले काम जो घंटे होंगे वो कम हो जाएंगे, और आराम करने वाले घंटे क्या हो जाएंगे, फिर बढ़ जाएंगे। तो लोअर वेज रेट के ऊपर वो क्या बोल रहा है, दिस विल बी ग्रेटर देन दिस, यानी कि लेबरर प्रेफर करेगा काम लेजर को। अगर हम ये मान के चलें इस इफेक्ट के अकॉर्डिंग, भाई जब कम होंगी ना वेज रेट, तो वो क्या कहेगा कि चांसेस हो सकते हैं कि मेरी इनकम आगे बाद में बढ़ जाए, तो वो काम को तवज्जो देगा बजाय कि आपका आइडल जो है का उसके टाइम को वेस्ट करने में। और अगर एक्सट्रीमली हाई वेज रेट हो जाएगी तो वो क्या करेगा, अब तो मैं टेंशन मुक्त हो गया, तो मैं लेजर को तवज्जो दूंगा काम करने से। यानी सेम बात है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हायर रहेगा जब रियल वेज रेट कम होगी, क्योंकि चांसेस रहेंगे कि कब मेरी बढ़ जाएगी, काम करूँगा तो लेजर कम रहेगा। और ये क्या कहता है, कहता है अगर एक्सट्रीमली हाई कर दी तो समस्या क्या आ जाएगी, वो तवज्जो देगा कि अब लेजर इनकम इफेक्ट कम हो जाएगा, और सब्स्टिट्यूशन इनकम इफेक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, ओवर शेडो कर देगा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के, तो वो कम हो जाएगा और वो क्या है, बढ़ जाएगा, क्योंकि वो नेगेटिव साइड चला जाएगा, ग्रीड के कारण वो लेजर को तवज्जो देगा। नेक्स्ट क्या आता है, इक्विलिब्रियम। कहते हैं इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इन द क्लासिकल थियोरी इज डिटरमाइंड बाय इक्वालिटी बिटवीन एग्रीगेट लेबर डिमांड कर्व एंड एग्रीगेट सप्लाई कर्व। इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, जब एग्रीगेट लेबर डिमांड कर्व यानी एनडी इक्वेट करेगा एनएस कर्व से, तो वहाँ फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आएगी। यानी कि आपका क्या है, ये y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ क्या, फंक्शन ऑफ k एंड n। अच्छा, यानी अब बात क्या करें, तो हमने डिमांड भी देख ली, एग्रीगेट सप्लाई भी देख लिया इसका, तो जहाँ इक्वेट होगा वहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका इक्विलिब्रियम सिचुएशन आ जाएगी। अब पार्ट ए क्या दिखाता है, सेम लेबर
मार्केट इक्विलिब्रियम। पार्ट बी क्या दिखाता है, प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ द इकोनॉमी। लेबर मार्केट क्लियर्स एट अ पॉइंट ई, लेबर मार्केट पूरी क्लियर हो जाती है, इसका मतलब डिमांड ऑफ लेबर और सप्लाई ऑफ लेबर इक्वेट हो जाते हैं। जितने इस लेवल ऑफ रियल वेज रेट के ऊपर जितने लोग काम करने के इच्छुक हैं, जितनों की डिमांड है उतनों को क्या है, काम मिल जाता है। तो सप्लाई भी उस वेज रेट के ऊपर जो है वो पूरी हो जाती है और डिमांड और सप्लाई इक्वेट करते हैं। तो ये पॉइंट आ जाता है इक्विलिब्रियम का मार्केट का लेबर के केस के अंदर। अब हम बात करें तो इतना एम्प्लॉयमेंट होगा और इस रियल वेज रेट के ऊपर होगा। इट मीन्स सब लोग इस वेज रेट के ऊपर इतना काम करने के लिए इच्छुक हैं। तो कोई इनवॉलेंट्री एम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोज़गारी जो है वो जो अस्वैच्छिक है आपकी वो नहीं रहेगी। स्वेच्छा से जो बेरोज़गार होना चाहता है वो हो सकता है। तो हम ये बात कर रहे हैं, या बात की थी प्रोडक्शन जो था हमारा, अगर इसको कन्वर्ट करें वो इनकम बनती है। तो इस लेवल ऑफ आउटपुट के ऊपर, यानी प्रोडक्शन की बात हो रही है, इस लेवल ऑफ आउटपुट के ऊपर इतने लोग एम्प्लॉय होंगे आपका। तो यहाँ डिराइव कर सकते हैं आपका ये पॉइंट क्या रहेगा आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट, कि इस एम्प्लॉयमेंट लेवल पर आउटपुट जनरेट होगा, इस वेज रेट के ऊपर सब लोग क्या होंगे आपके एम्प्लॉय हो जाएंगे। तो अब हम कर रहे हैं सेल्फ एडजस्टमेंट मैकेनिज्म इन क्लासिकल थियोरी। मींस कि जो डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर है वो क्या है, अपने आप ही एडजस्ट कर पाएगा, अपने आप ही कोई भी सिचुएशन होगी। क्लासिकल इकोनॉमी जो है थियोरी वो क्या कहती है कि वो इट वुड गेट बैक टू इक्वेशन इटसेल्फ। तो चाहे आपके जो वेरिएबल्स की हम बात करें कि वेज रेट, इंटरेस्ट रेट और प्राइजेज़ जो हैं इकोनॉमिक वेरिएबल्स, ये क्या है, फ्लेक्सिबल हैं। ये घट और बढ़ सकते हैं उस एक्सटेंट तक, उस हद तक, अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है इकोनॉमी के अंदर, तो इकोनॉमी के अंदर जो बेरोज़गारी है वो ये वेरिएबल्स की जो डिमांड एंड सप्लाई इस तरह से क्या होगी, अपने आप को एडजस्ट करेगी कि वो फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है जनरेट कर लेगी, अटेन कर लेगी। तो क्लासिकल थ्योरी इस चीज़ के पक्ष में थी कि फ्लेक्सिबल है इकॉनमी और जो वेरिएबल्स हैं ये फ्लेक्सिबल हैं, तो ये अपने आप ही क्या करेंगे, इक्वेशन में आ जाएंगे। वेज रेट फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं क्लासिकल इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग वेज रेट इज़ फ्लेक्सिबल इन नेचर एंड इट इज़ ऑटोमेटिकली एडजस्ट इन द इकॉनमी टू द चेंज इन सप्लाई एंड डिमांड फॉर लेबर इन द लेबर मार्केट। कहते हैं कि वेज रेट जो है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल नेचर है, घटती बढ़ती रहती है। तो जैसे जैसे लेबर की सप्लाई और डिमांड जो है वो एडजस्ट होते जाएंगे, वैसे वैसे क्या है आपकी वेज रेट भी क्या हो जाएगी, अपने आप एक लेवल के ऊपर आकर सेट बैठ जाएगी। तो रियल वेज इज़ द फंक्शन ऑफ डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ लेबर। डिमांड फॉर लेबर इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू द रियल वेज। हमने बात की थी कि रियल वेज का और लेबर का कैसा रिलेशनशिप है, इन्वर्स रिलेशनशिप, क्योंकि जितना ज़्यादा वेज रेट बढ़ेगा उतना ज़्यादा फर्दर फिर क्या होगा, आपके जो लेबरर्स हैं वो और ज़्यादा वेज रेट को इंक्रीज़ करने की डिमांड करेंगे। अब वो डिमांड करेंगे तो जो एम्प्लॉयर्स हैं वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि पहले से ही वेज रेट बढ़ा हुआ है, तो वो और लोगों की जो एम्प्लॉयज़ की डिमांड नहीं कर पाएंगे। इस वजह से इन्वर्स रिलेशनशिप है कि रियल वेज बढ़ता है तो लेबर की डिमांड जो होती है वो कम हो जाती है, और सप्लाई जो होती है लेबर का रिलेशनशिप क्या है, डायरेक्ट है। इट मीन्स जितना ज़्यादा वेज रेट होगी मार्केट के अंदर, जो लेबरर्स हैं वो तो काम करने के इच्छुक होंगे क्योंकि पैसा ज़्यादा मिल रहा है। तो बेरोज़गारी की सिचुएशन के अंदर जब लेबर की डिमांड कम होगी सप्लाई से, डिमांड कम होगी सप्लाई से, इट मीन सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड जब कम हो जाएगी तो जो बढ़े हुए रियल वेज रेट्स हैं वो अपने आप ही क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। और अगर प्राइस लेवल कांस्टेंट रहता है और प्राइस लेवल या गिरता है तो जो मनी वेजेस में जो गिरावट है उससे क्या होगा,
रियल वेज रेट भी गिरेगी। अब रियल वेज रेट जब आपका सप्लाई कम होगा, डिमांड ज़्यादा होगी, वेजेस गिरेंगी, तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, रियल वेज, सप्लाई जब कम रहेगी, डिमांड, सप्लाई जब ज़्यादा रहेगी, डिमांड कम रहेगी, तो कम रेट ऑफ वेजेस के ऊपर तो लेबरर्स की डिमांड क्या हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा रहेगी। और प्रिवेलिंग वेज रेट जब काम नहीं मिलेगा तो लोग क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर काम करने के लिए आने लगेंगे, जिससे क्या होगी, बेरोज़गारी की समस्या क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, मतलब रिड्यूस हो जाएगी और फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन आ जाएगी। तो जैसे हम यहाँ देखते हैं कि सपोज़ OW क्या था, वेज रेट था, उसके ऊपर एम्प्लॉयमेंट क्या था, ON। अब ये क्या है आपका, डिमांड लाइन ऑफ लेबर, ये है सप्लाई ऑफ लेबर। तो OW वेजेस के ऊपर ON लेवल की एम्प्लॉयमेंट क्या हो रही है, जनरेट हो रही है। तो इस एम्प्लॉयमेंट लेवल के ऊपर डिमांड और सप्लाई क्या हो रहे हैं, इक्वेट हो रहे हैं, ठीक है। यानी ये क्या हो गया आपका, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। मीन्स या जितना डिमांड लेबरर्स की होगी उतनी सप्लाई अवेलेबल है। अगर वेज रेट को क्या कर दिया जाता है, अगर वेज रेट कम हो जाती है तो क्या होगा, वेज रेट कम होने पर आपकी एम्प्लॉयमेंट जो होगी वो क्या हो जाएगी, ON से OQ हो जाएगी, ठीक है। अब जब ये सिचुएशन रहती है तो क्या होगा, डिमांड जो होगी वो क्या आ रही है, एम्प्लॉय जो इक्विलिब्रियम पॉइंट से हट गई, डिमांड ये सिचुएशन आ रही है, इस रेट यहाँ पर, यहाँ देखेंगे अब ये डिमांड H पॉइंट तक क्या हो रही है आपकी, ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, और सप्लाई क्या हो रही है, ये हो रही है। तो इट मीन्स इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं आ पाया। और अगर वेज रेट बढ़ा दिया जाता है तो क्या होगा, आपका डिमांड कितनी हो जाएगी, यहाँ पर ये कट कर रहा है इसको, तो इतना डिमांड हो जाएगा, और उसके ऊपर आपका क्या रहेगी, सप्लाई। लोग तो आने के लिए इच्छुक हैं ही, लेकिन इक्विलिब्रियम पॉइंट सेट नहीं हो रहा, तो धीरे धीरे अपने आप एडजस्ट होकर क्या कहते हैं कि वेजेस इस लेवल पर कांस्टेंट फॉर्म में आएंगे जहाँ पर डिमांड और सप्लाई क्या है, इक्वेट हो जाएगी। तो सेम आपका ये सारा जो है डिटेल जो है इस डायग्राम की दे रखी है, ये देखेंगे। अब बात आती है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। कहते हैं कि अगर लोग सारा पैसा जो है अपना वो गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर क्या है, खर्च नहीं करते, तो वो क्या है, सेव करते हैं। अब क्योंकि वो सेव करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि सेविंग्स जो है वो बढ़ना शुरू हो गई, खर्च नहीं हुआ ना पैसा। तो जब सेविंग की वजह से एग्रीगेट डिमांड जो है एग्रीगेट सप्लाई से क्या हो जाती है, जो प्रोडक्शन गुड्स और सर्विसेज की जो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी सप्लाई के कंपैरिजन में। हालांकि इस केस के अंदर जो से का लॉ है, क्लासिकल इकोनॉमिक्स क्या कहते हैं ये भी अच्छी सिचुएशन है कि अगर वो सेव करते हैं तो वो सेविंग को इन्वेस्टमेंट के अंदर डालेंगे, और एज अ रिजल्ट एग्रीगेट कंजप्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट डिमांड्स बिकम इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। तो जितनी भी मार्केट में इकोनॉमी के अंदर जितनी डिमांड हो रही है टोटल, और जो बाकी डिमांड ना होकर वो सेविंग हो रही है, सेविंग इन्वेस्टमेंट बन रही है, तो वो क्या हो जाएगा, वो भी फर्दर फिर क्या हो जाएगी, जितनी भी मनी की सप्लाई एग्रीगेट वो तो इक्वेट ही हो जाएगी ना, चाहे वो कंज्यूम करते या उन्होंने अब कंजप्शन को पार्ट ऑफ करा और सेविंग जो है वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर बन गई। तो एग्रीगेट डिमांड क्या हो गया, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट हो गया, तो वो एग्रीगेट सप्लाई तो वैसे अपने आप उस प्रोपोर्शन के ऊपर आई जाएगी, वो एडजस्ट होकर उतना हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, गुड्स मार्केट के अंदर अपने आप क्या है, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज आता है और लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कंजप्शन की बजाय सेविंग के अंदर जाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, इट विल इक्वेट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएंगी, जो है सेविंग इन्वेस्टमेंट बनेगी, और वो कंजप्शन के साथ जब हम ऐड करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वेट हो जाएगी, और गुड्स मार्केट के अंदर क्या है, इक्विलिब्रियम अपने आप ही क्या है, स्थापित हो जाएगा। तो चाहे इन्वेस्टमेंट है चाहे सेविंग है, दोनों ही किस पे डिपेंड करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो जैसे ही क्या हो जाएगा, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, क्योंकि पैसा जो है वो कंजप्शन में नहीं जा रहा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने की वजह से वो सेविंग में जा रहा है, तो अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट का पार्ट बनकर वो आ तो क्या रहा है, इकॉनमी के अंदर ही आ रहा है ना। तो एग्रीगेट डिमांड ऑफ जो मनी है वो क्या हो जाएगी आपकी,
ऑफ जो गुड्स है आपका इक्वेट हो जाएगी एग्रीगेट सप्लाई से, ठीक है। थीम इन दिस डायग्राम क्या है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ये है तो इन्वेस्टमेंट जो आपका सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, डिमांड एंड सप्लाई को हम कैपिटल और इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो इस रेट के ऊपर क्या है, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ कैपिटल और इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या आता है, दोनों कर्व इंटरसेक्ट करते हैं इस पोर्शन के ऊपर। इट मीन्स इस रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर इतना क्या रहेगा, इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स जो है आपकी इक्वेट कर जाएंगी। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बढ़ा दिया जाता है तो क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया जाता है तो डिमांड जो होगी यानी आपकी वो क्या हो जाएगी, आपकी इतनी हो जाएगी, और सेविंग क्या हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। कि सप्लाई ओ आर से अगर ओ आर इंटरेस्ट की रेट जाती है तो सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कितनी है, कम है। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा दिया जाता है तो क्या होता है, डिमांड ज़्यादा है तो सप्लाई कम है। तो वो अपने आप ही मार्केट फोर्सेस क्या करेंगे इस तरह से, तो ये टेंडेंसी रहेगी इस तरह से कि वो अपने आप ही एक पॉइंट के ऊपर डिमांड एंड सप्लाई क्या आएंगे, आकर इक्वेट हो जाएंगी। ये सारा डिस्क्रिप्शन जो इसके अंदर दे रखा है, तो घटने बढ़ने की क्या है, टेंडेंसी रहती है डिमांड एंड सप्लाई की एज़ पर द रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिवेलिंग।